जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, एक नया डेवलपमेंट हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है और बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि राहुल गांधी इतनी ज्यादा विदेश यात्रा क्यों कर रहे हैं। देखिए, ये भी बिल्कुल बात सही है कि मोदी जी भी विदेश यात्रा बहुत कर रहे हैं, राहुल गांधी भी विदेश यात्रा बहुत कर रहे हैं, लेकिन दोनों विदेश यात्राओं में अंतर है। जो राहुल गांधी विदेश यात्राएं कर रहे हैं, वहां पे उन्हें दूसरे देशों से इनविटेशन मिल रहा है, दूसरी यूनिवर्सिटीज से इनविटेशन मिल रहा है, दूसरे इंटेलेक्चुअल ग्रुप से इनविटेशन मिल रहा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इनविटेशन मिलने की वजह से विदेश यात्रा पे जा रहे हैं या अपने अनुरोध पे जा रहे हैं या किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, ये तो देखिए आज तक हमको पता नहीं चला। हम दोनों जो विजिट्स हैं, फॉरेन विजिट्स हैं, इनको कंपैरिजन करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट के सेशन में ये अपेक्षा की जाती थी कि मोदी जी भी भारतवर्ष के अंदर मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी भी भारतवर्ष के अंदर मौजूद रहेंगे और दोनों संसद के अंदर अपनी अपनी बात कहेंगे। लेकिन नेता सदन भी देश के बाहर हैं और नेता विपक्ष भी देश के बाहर हैं, तो इसका विश्लेषण करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हमको ये नहीं पता चलता कि वो किस देश की यात्रा में किस पर्पस से जाते हैं। आप जानते हैं, सरकारी विभाग के अंदर या किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर पहले डिसाइड किया जाता है कि हम मीटिंग क्यों बुला रहे हैं, किसी को क्यों बुला रहे हैं, हम वहां क्यों जा रहे हैं, और उसके बाद उसका रिव्यू किया जाता है, एक्शन टेकन रिपोर्ट होती है, उसकी रिव्यू होती है और ये पता चलाने का प्रयास होता है जिस पर्पस से हमने किया था, क्या वो पर्पस हमने पूरा किया। आप जानते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे वो लोग जो कि प्रबंधन शास्त्र के अनुसार शब्दों का चयन करते हैं या नहीं भी करते हैं, जो भी काम किया जाता है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, मान लीजिए जीवन में आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई विकल्प हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम आई कि आज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर है। अब इस दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए अगर विशेषज्ञों की समिति आपने बनाई, एक्सपर्ट्स को बुलाया, जो लोग एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में जानते हैं, उन लोगों को बुलाया और उनसे ये पूछा और ये जानने का प्रयास किया कि पानी का प्रदूषित जल इतना ज्यादा दिल्ली के अंदर क्यों है कि यमुना का पानी पीने योग्य नहीं है, और हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित क्यों है कि सांस लेना संभव नहीं है। आपने तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें ये पता चलाना है कि दिल्ली के अंदर पानी के पीने को और हवा को कैसे शुद्ध किया जाए। आपने विशेषज्ञों को बुलाया, आपका पर्पस ये था। मीटिंग आपने की, मीटिंग में आपने पैसा खर्च किया, लोगों को बुलाया, उनको खिलाया पिलाया, उनके ठहरने की व्यवस्था की, उनसे सलाह मशविरा किया और उसके बाद आपने जो भी उन्होंने निर्णय लिया, उसके बाद जो भी उच्चस्थ व्यक्ति वहां बैठा हुआ था, उसने निर्णय लेके उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। कई सारे विकल्प दिए थे लोगों ने, उन विकल्पों में उन विकल्प को चुना गया जिससे लगता था कि इससे कोई फायदा होगा, और उसके बाद उस विकल्प को जो चुना गया तो उसमें यह देखा गया कि जो हमने मीटिंग के अंदर निर्णय लिया था, किस विकल्प को चुना था, उस विकल्प को चुनने से हमें क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, और अगर हमने ये निर्णय लिया इसमें कितना हमारा पैसा खर्च हुआ और कितना हमें फायदा हुआ। मान लीजिए आपने गंगा स्वच्छ मिशन में 50-60 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए और गंगा शुद्ध नहीं हुई, इसका मन है कि आपने जिस बेनिफिट से ये 50-60 हजार करोड़ रुपए खर्च किए उसमें आपको फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैनेजमेंट साइंस में उसको कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की जाती है, कॉस्ट कितनी आएगी किसी चीज को करने में, उसमें बेनिफिट्स कितने होंगे और कॉस्ट बेनिफिट का रिलेशन क्या होगा। इससे जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, सोसाइटी में इसके क्या कॉस्ट होगी और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। कई बार ऐसे निर्णय आपको लेने पड़ते हैं कि कॉस्ट बहुत ज्यादा हो, बेनिफिट बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन इवन देन उसके सोशल बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं, जैसे महिलाओं को शिक्षित करना, आदिवासियों को शिक्षित करना, पिछड़े क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज को लगाना। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि देखने में लगता है कि ये बहुत ज्यादा उचित निर्णय नहीं है, लेकिन सोशल कॉस्ट बेनिफिट के अनुसार लगता है कि ये निर्णय बहुत अच्छे इसलिए हैं, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, इससे पलायन रुकेगा, इससे वहां पे जो गरीबी की समस्या है वो दूर होगी और अमीर और गरीब के बीच भी जो बढ़ती हुई खाई है वो कम होगी, इसलिए वो निर्णय लिए जाते हैं।
तो इसलिए पहले आप देखते हैं हमारे देश के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, वो भी प्रधानमंत्री जानते थे तो वहां पे एजेंडा बनता था किस वजह से वो जा रहे हैं। अपने साथ पत्रकारों को ले जाते थे, पत्रकारों के साथ चर्चा करते थे, पत्रकार वहां जाके माहौल देखते थे, उसको रिपोर्ट करते थे और उसके बाद जिस ऑब्जेक्टिव से विदेश की यात्रा की जाती थी और उसके बाद लौटने के बाद इसकी समीक्षा होती थी कि जिस वजह से हम गए थे वो विजय हमने पूरी की कि नहीं हुई, कितने आंशिक सफलता मिली या पूर्ण सफलता मिली और उसके बाद देश की जनता को उसके बारे में बताया जाता था। लेकिन मोदी जी के जाने जमाने से 2014 के बाद ना तो हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, ना हमने इस प्रकार की कोई समीक्षा सुनी, ना हमने पत्रकारों को उनके साथ जाते हुए देखा या हमें ये पता चला कि मोदी जी किस वजह से विदेश यात्रा पे गए थे, उन्हें क्या मिला। अभी तक हमको नहीं पता है कि जो वो गए हुए हैं, ओमान गए हुए हैं और इसके पहले वो जॉर्डन गए थे, वो वहाँ गए थे, वहाँ जाके चलिए उन्होंने उन देशों से सम्मान पदक ले लिया और यहाँ पे गोदी मीडिया ने और उनके भक्तों ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए वहाँ छोटे-छोटे देश भी उनको सम्मानित करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि देश की जनता को इससे क्या फ़ायदा हुआ। इसकी बजाय अगर प्रधानमंत्री महोदय ऐसे देश में गए होते, जिन्होंने एनवायरनमेंटल कंट्रोल में बहुत अच्छा काम किया है, हवा को शुद्ध बनाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, पानी को शुद्ध बनाने के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो चाहे उसमें 1000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते, लेकिन दिल्ली और एनसीआर की जनता को सांस लेने की सुविधा मिलती। आपको पता है यूरोप में जो नदियां हैं वो इतनी ज्यादा दूषित थी आज से 50 साल पहले कि बिल्कुल वही हाल था जो हमारे देश के अंदर गंगा यमुना का है। लेकिन उसके बाद उनका इतना ज्यादा शुद्धिकरण कर दिया कि आज आप सीधे जाके नदी से पानी पी सकते हैं, अपने बाथरूम से पानी पी सकते हैं। तो मानी बात है उन्होंने कोई ना कोई टेक्निक का उपयोग किया, कैसे उन्होंने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट किया, कैसे उन्होंने गंदे पानी के प्रवाह को वहां पे जाके रोका, कैसे गंदे पानी को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया उन्होंने बनाई। जो उन्होंने किया अगर उसको राय को अमल करते हुए भारतवर्ष के अंदर भी अमल किया जाए तो हम अपने पानी को भी शुद्ध कर सकते हैं और अपने वायुमंडल को भी शुद्ध कर सकते हैं। तो उसके लिए लेकिन ये ना पता चलना कि मोदी जी की यात्रा किस देश में किस वजह से होती है और उसके बाद इसकी भी समीक्षा ना हो और पत्रकार सम्मेलन में ये इस बात का भी जवाब न दे कि इस वजह से गए थे और क्या हुआ था। तो ये तो एक पक्ष ऐसा है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए देश के खर्च हो रहे हैं, लेकिन देश को ये नहीं पता चलता वो क्यों गए थे, उसके पर्पस के लिए गए थे और उसमें उन्होंने क्या पाया। राहुल गांधी जो जाते हैं, पहले जो वो अमेरिका गए, यूरोप गए, बहुत सारे देशों में गए, इस बार भी वो जर्मनी यात्रा में हैं। तो कारण ये है कि करीब 100 से ज्यादा देशों के एक समूह के बड़े-बड़े नेता और उनके ग्रुप लीडर्स की एक मीटिंग है जिसकी अध्यक्षता राहुल गांधी कर रहे हैं। और आपको ये समझना चाहिए, मुझे ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी आज की तारीख में किसी पद पे नहीं है। तो उन्हें अगर इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि देश के 100 से ज्यादा देश के लोग और बड़े-बड़े नेता और लीडर्स और टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स ये समझते हैं कि राहुल गांधी में वो क्षमता है कि उस मीटिंग की अध्यक्षता वो कर सकते हैं, उसे गाइडेंस दे सकते हैं और एक दिशा दे सकते हैं। अगर राहुल गांधी का जिस प्रकार से जर्मनी के अंदर भव्य स्वागत हुआ और जिस प्रकार से वहां पे उन्हें स्वीकारा गया और जिस प्रकार से उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया और युवाओं के प्रश्नों का जवाब दिया और युवाओं ने जो प्रश्न पूछे उसके सीधे जवाब दिया, तो अगर आप तुलना करेंगे मोदी जी की यात्राओं में तो मोदी जी न केवल पत्रकारों से, देश के पत्रकारों से तो डिस्कशन करते ही नहीं है, विदेश के पत्रकारों से भी नहीं करते हैं और वहां का जो डायस्पोरा है उससे भी बात नहीं करते हैं, सीधी बात नहीं करते हैं, वो बात करते हैं जो पहले से नियत होती है। और राहुल गांधी बिल्कुल एक फ्री संवाद जो डेमोक्रेसी का बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट अंग है, उस पे ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद जो बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री का वो वो करने निरीक्षण करने गए तो उन्होंने कहा मैं ये देखना चाहता था कि हमारी भारत की जो कंपनी है जो इस बीएमडब्ल्यू के साथ एक मोटरसाइकिल का निर्माण कर रही है उसको, और उन्होंने ये भी वहां उल्लेख किया कि आप देखिए हमारे देश की उन्नति, हमारे देश की आर्थिक प्रगति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। चाइना ने जो एक प्रॉस्पेरिटी का एक आयाम स्थापित किया है उसका मुख्य कारण यह है कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब वर्ल्ड का बन गया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर वो इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करके माल सप्लाई करता है कि वर्ल्ड उस पर डिपेंडेंट हो गया है। और अगर अमेरिका या यूरोप चाइना को इग्नोर करने का प्रयास करें तो उनके देश की जनता ही उनके साथ विद्रोह कर देगी, क्योंकि प्राइसेस कंजम्पशन के इतनी तेजी से बढ़ेंगे, इसलिए वो चाइना को छोड़ नहीं सकते। आप ये देखिए किसी भी देश के अंदर जो टोटल जीडीपी है उसमें तीन मुख्य
वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। एक एग्रीकल्चर होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक सर्विसेज होता है। ज्यादातर देशों के अंदर जो कंपोनेंट जीडीपी का होता है, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा कंपोनेंट सर्विसेज का होता है। भारतवर्ष के अंदर भी करीब 52% का है, अमेरिका के अंदर भी है, यूरोप के भी ज्यादातर देशों में है। लेकिन चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो 35% के आसपास है, जबकि भारत में वो करीब 12.5% का है। और 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए थे तो ये करीब 17% था, तो 17% घट के 12.5% हो गया। इसका मतलब ये जो आपने जुमले दिए थे, मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, फलाना इंडिया और ठिकाना इंडिया, वो सारी चीजें केवल कोरी बातें रह गई। और भारत माता को तब बल मिलता और भारत माता की संतानों को सुख मिलता जब ये नामकरण इतने अच्छे करने के बजाय आप देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपने कंट्रीब्यूशन को कैसे बढ़ाया जाए, विदेश के अंदर एक्सपोर्ट कैसे किया जाए और अपने देश के अंदर लोगों को रोजगार कैसे दिलाया जाए, उस पर ध्यान देने के बजाय अगर आपने विदेश यात्रा किसी बिना मकसद की है और राहुल गांधी ने जो जर्मनी में जाके बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री के अंदर निरीक्षण करते हुए जिस प्रकार से मोटरसाइकिल अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने, देश के युवाओं को नौकरी देने, देश के अंदर से बाहर लोगों के पलायन को रोकने के लिए जो प्रयास किए हैं, इन दोनों यात्राओं का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा एक यात्रा ऐसी है जिसके क्या फायदे हुए, क्या उससे हमको मिला, ये बिल्कुल अज्ञात है। और दूसरी ऐसी यात्रा हो रही है जिससे देश की छवि भी सुधर रही है, देश के अंदर एक ऐसा नेता जो आज सत्ता में नहीं है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कैसी है और विश्व के लोग उसको किस प्रकार से देख रहे हैं कि वो एक भारत जैसे बड़े देश और एक स्ट्रांग देश की लीडरशिप लेने को तैयार है, वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक जमाने में थी। और यही कारण है आज के तारीख में भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी प्रशांत किशोर जैसे लोग और अमरिंदर सिंह जैसे लोग जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, आज कांग्रेस की तरफ दोबारा देख रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है, ये अच्छी बात है। लेकिन किसी भी नेता को, भारत जैसे विशाल देश के नेता को ये जरूर बताना चाहिए कि वो किस पर्पज से गया था, उसने वहां क्या किया था और फ्री संवाद के माध्यम से जनता को अवगत कराना चाहिए। क्लोज डोर मीटिंग में जो सारी चीजें होती हैं और जो एक ऑर्केस्ट्रा की तरह चीजें की जाती हैं, वो डिक्टेटरशिप में होती हैं, वो डेमोक्रेसी में नहीं होती हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री को समझना चाहिए और भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री को तो समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।